दोस्तों, लालच वो बुरी बला है कि अगर इंसान के अंदर एक बार घर कर जाए कि समझ लो उसकी ज़िंदगी उसी दिन से पूरी तरह से तबाह के कगार पर पहुंच जाती है और ना उस दिन से अपना देखता है और ना पराया देखता है। लेकिन जब उसको होश आता है तब तक तो पता चलता है कि उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी होती है और ना वह संभलने का अब कोई रास्ता खोज पाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने लालच को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल अपने पति के पीठ पीछे खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और अपना पता एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है भारत की राजधानी अब दिल्ली की, और ठीक उसी में उत्तरी और पश्चिमी में जाना माना एक शहर पड़ता है द्वारिका, और ठीक उसी का ही एक हरदास नगर अब थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 24 मार्च अब साल 2024 का, एकदम दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त हरदास नगर के अब एसएचओ अधिकारी होते हैं बलराम सिंह बेनीवाल, मौके पर अपने ही थाने में कुछ पुराने फाइलों को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें के सामने एक महिला आती है बड़ी अदहास हालत में, और उन्हीं के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन एसएचओ साहब की नज़र जैसे ही उस महिला के ऊपर पहुंचती है तो महिला से उसी समय कहने लग जाते हैं कि बताइए आपका यहाँ आने का कारण क्या है, आपकी क्या मजबूरी है, आप एक बार बेधड़क हमारे सामने अपनी मजबूरी अब बयां करिए, एक बार अपना नाम और अपना पता ज़रूर बता दीजिएगा। वह महिला खड़ी होती है, कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है ज्योति, और साहब हमारा एक अपना भाई है रवि, जो ठीक है 5 और 6 मार्च को रात के लगभग वही 9 से 10 बजे के बीच अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया, लेकिन साहब आज तक घर वापस नहीं आया। अब यह बात जैसे ही अब थाना प्रभारी और साथ में बगल में खड़े हुए एसएचओ बलराम सिंह अब बेनीवाल सुनने के बाद बड़े अचंभे पड़ जाते, कहने लग जाते हैं कि आखिर आप इतने दिन तक कहाँ थीं। यह बात जैसे ही ज्योति सुनने लग जाती है तो उसी समय कह देती है कि साहब हम अपने भाई की मिलकर अपने हिसाब से साहब तलाशी कर रहे थे अपनी बहन और अपने भाई को लेकर, लेकिन साहब हमारा जो भाई है आज तक अपने घर लौट के नहीं आया। तो उधर एसएचओ साहब कह देते हैं कि आखिर तुम्हारे भाई रवि की उम्र कितनी थी, वह रहता कहाँ था। अब ज्योति कह देती है कि साहब हमारे भाई की जो उम्र थी अब लगभग 31 साल के ऊपर ही थी, लेकिन मौके पर साहब जो टिचाऊ रोड पड़ता है साहब उसी में सी इनकलेव भी पड़ता है। साहब उसी इनकलेव में हमारा अपना भाई दीपक और साहब हमारी अपनी भाभी अब इधर सीमा उर्फ रिंकू भी रहती है, और साहब उन्हीं के साथ हमारा अपना छोटा भाई और रवि भी रहता है। साहब रवि न जाने कहाँ चला गया, जिसकी वजह से दीपक भी परेशान है। यह बात जैसे ही अब ज्योति के द्वारा एसएचओ साहब सुनते हैं, उसी समय सारी बात की जानकारी ले लेते हैं, कहने लग जाते एक बार हमें बतला सकती हैं कि आखिर वह करता क्या है, उसकी क्या किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। अगर आपको किसी पर शंका हो तो बेधड़क हमारे सामने जाहिर कर दीजिएगा। ज्योति कहने लग जाती कि साहब हमारा जो भाई है मौके पर मेहनत मजदूरी करता है, अपने परिवार में पल रहे अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई का भी बेहतर तरीके से परवरिश भी करता है। साहब उसका किसी से फालतू लेना देना नहीं है, बड़ा ही सरल स्वभाव का है। साहब हमें नहीं लग रहा है साहब उसी का किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं और साथ में एसएचओ साहब जब इस तरह की बात ज्योति के द्वारा सुनते हैं, सुनने के बाद वह भी बड़े असर में पड़ जाते कि जब आखिर दीपक के भाई इधर रवि का किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती, तो आखिर जो होता है रवि के साथ कोई आहित कैसे कर सकता है।
अब इधर एचएसओ साहब जो होते हैं ज्योति के द्वारा वही गुमशुदा का मुकदमा जो होता है दर्ज कर लेते हैं। उसी वक्त ज्योति से ही अब इधर रवि का मोबाइल नंबर और फ़ोटो ले लेते हैं और लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर ज्योति को समझा बुझाकर घर वापस तो भेज देती है। लेकिन पुलिस की टीम दूसरे दिन जो होता है इस केस की छानबीन करने के लिए एक टीम को लेती है और लेने के बाद शिव इनके लिए पहुंच जाती है सीधा का सीधा दीपक के घर। लेकिन जैसे दीपक के घर पहुंचती है तो सामने दीपक और साथ में उसकी अपनी पत्नी वहीं खड़ी होती हैं। उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब मौके पर रिंकू तो वहीं होती है और रिंकू जैसे ही पुलिस को देखती है देखने के बाद अपने घर में जाती है और अपने पति को आवाज़ लगाती है और दीपक घर के बाहर निकलते हैं। और एसएचओ साहब बलराम सिंह बेनीवाल जो होते हैं अपने ही जिप्सी से बाहर निकलने के बाद वहीं दीपक से कहने लग जाते हैं कि हमारे थाने में यानी कि द्वारका के हरिदास नगर जो थाना पड़ता है उसी थाने में तुम्हारे छोटे भाई अब रवि का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह बात जैसे ही दूसरी तरफ अब सीमा सुनती है, सीमा सुनने के बाद और सकपका जाती है। उसी समय एक दबे जुबान से कहने लग जाती है कि आखिर हम अपने ननद ज्योति को काफ़ी तौर तरीके से समझाए हुए थे कि आखिर जो होता है देवर जी कहीं सही सलामत पड़े हुए हैं। यह बात एचएसओ साहब बलराम जब सुनते कहने लग जाते हैं कि आखिर आपको कैसे लग रहा कि आपके जो देवर है जहाँ भी हैं कहीं सुरक्षित पड़े हुए हैं। और सीमा कह देती है कि साहब उनका जो था हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आए दिन चैट हुआ करता था और बार बार मैसेज करते हैं कि भाभी और भाई हम जहाँ हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बस कुछ दिन बाद काम की तलाशी कर कर घर वापस ज़रूर आ जाएंगे। अब एचएसओ साहब जो होते हैं उसी समय सीमा से कह देते हैं कि अच्छा एक काम करिए आप अपना मोबाइल जो होता है एक बार हमें दिखला दीजिए। और सीमा बेधड़क अपने घर में जाती है और अपना मोबाइल और साथ में अपने पति दीपक का मोबाइल लेती है और लेने के बाद बाहर आ जाती है और सर बेनीवाल के हाथ में दोनों मोबाइल पकड़ा देती है। और सर बेनीवाल जो होते हैं हम दोनों मोबाइल को जब व्हाट्सएप से जरिए चेक करते हैं तो पता चलता कि सही में इधर जो होता है सीमा के मोबाइल पर अब रवि का चैट बेहतर तरीके से हुआ है क्योंकि बार बार पूछताछ हाल चाल दिए गए होते, कुछ पुराने फोटो होते हैं जिसकी वजह से बेनीवाल साहब को यकीन हो जाता कि बस करो रवि जहाँ भी कहीं होगा पूरी तरह से सुरक्षित होगा, बस कहीं मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, हो सकता है कुछ दिन बाद अपनी परेशानी को दूर कर ले और घर वापस आ जाए। और बेनीवाल साहब जो होता है अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा बैठते हैं और दीपक से कहने लग जाते हैं कि जब कभी भी रवि का घर यहाँ आना हो तो एक बार आकर हमें थाना इस तरह की इत्तला ज़रूर दे देना। यह बात कहकर और वहीं से बेनीवाल साहब जो होते हैं अपने थाने लौट आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है ज्योति और बार बार अपने भाई के घर कमरे पर जाती है और जाने के बाद जो होता है रवि के बारे में दीपक से पूछताछ करती है। लेकिन हर बार यही निष्कर्ष निकलता कि आखिर जहाँ भी कहीं है रवि पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इधर जो होता है ज्योति को अब रवि का इंतज़ार करते करते पूरा का पूरा 1 महीना नहीं यहाँ तक कि दूसरा महीना भी बीतने वाला होता है। ज्योति काफ़ी बुरी तरह से परेशान हो जाती है कि अगर हमारा भाई कहीं भी सुरक्षित होता उसकी लगातार हमारे भाभी के मोबाइल नंबर पर चैट के द्वारा बात होती रहती तो आखिर वह तो सामने आ ही जाता, आखिर वह डरता क्यों। अब इस तरह की बात सोच कर ज्योति के मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है। वह सोचने भी लग जाती है कि बस करो हमारे छोटे भाई रवि के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। अब जिसकी वजह से अब उसी वक्त अब द्वारका जाती है। जाना के बाद वहाँ से बड़े अधिकारी से तुरंत संपर्क करने के लिए मांग कर लेती है। बड़े अधिकारी से संपर्क करती है और वहाँ के जो डीएसपी साहब होते हैं ज्योति से जब मुलाकात करते हैं तो ज्योति जो है अपने भाई रवि के बारे में एक एक बात बतला देती है और अपना शंका जाहिर भी करने लग जाती कि साहब हमारा जो अपना छोटा भाई है रवि 2 महीने पहले जो होता है यानी कि 5 और 6 मार्च के रात के आसपास घर से निकला हुआ था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया क्योंकि हमारे भाई के मोबाइल नंबर पर लगातार इधर रवि का मैसेज आया करता था। लेकिन साहब हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वह मैसेज में पूरी तरह से सच्चाई है। हमें शंका है कि साहब रवि के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। यह बात वहाँ के डीएसपी भी सुनते हैं और बड़े अधिकारी भी सुनते हैं। सुनने के बाद उनके मन भी शंकाएं घर कर जाती है कि आखिर जो होता कोई भी अगर लड़का अपने घर से इस तरह की जा सकता है तो चैट के द्वारा तो बात करता है लेकिन वह घर जरूर आ जाता है। यही सब सोच साच कर उसी समय इसकी जो सूचना होता है हरदास नगर के थाने के जो एसएचओ साहब होते हैं बलराम सिंह बेनीवाल को दे देते हैं। और उसी समय बेनीवाल साहब जब दोबारा इधर डीएसपी की दबाव में आते हैं तो एक्शन में आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि आगे हमें अब करना क्या है।
तो सबसे पहले जो होता है इधर रवि के मोबाइल नंबर को पुलिस की जो टीम होती है जांच पड़ताल करने के लिए सर्विलांस की मदद लेती है। और जब उनसे मदद लिया जाता है तो पता चलता सर्विलांस के द्वारा जो होता है रवि का जो मोबाइल नंबर होता है मौके पर 8 और 9 मार्च साल 2024 को ही रात के आसपास जो होता है इसी जनकपुरी यानी कि दिल्ली के एरिया में इर्द गिर्द दिखा रहा होता है। आखिर पुलिस की टीम भी बड़ी आस में पड़ जाती है जब अपने घर से इधर 4 और 5 मार्च को रवि निकला हुआ तो आखिर मोबाइल जो होता है उस एरिया में एक्टिवेट क्यों होता है। पुलिस के मन में शंकाएं भी जन्म लेती है और पुलिस की जो टीम होती है जब पूरे मोबाइल की डिटेल और साथ में लोकेशन और पूरी तरह से 1 महीने का लाट लोकेशन निकाल के देते पता चलता है कि इधर एक बार जो होता है रवि का मोबाइल नंबर यूपी में ट्रेवल कर रहा होता है और वह ठीक 5 और 6 मार्च के बीच ही पुलिस की आशंकाएं में पूरी तरह से विश्वास आने शुरू हो जाते हैं कि बस करो रवि के साथ जो होता है जनकपुरी और हरिदास नगर के इलाके में कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सबसे पहले आज जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है रवि के मोबाइल पर किसी का लास्ट कॉल अगर आया हुआ था तो वह किसका हो सकता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है रवि के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है और जब CDR डिटेल निकालती है तो उसके एक अनजान नंबर उसमें सामने आने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि वह अनजान नंबर जो होता है किसी नीरज शेरावत का होता है। पुलिस की टीम की जो होती है जब नीरज शेरावत के मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मिलती है तो पता चलता है नीरज शेरावत का जो होता है इधर दीपक के घर काफ़ी आना जाना होता है। पुलिस की टीम को समझ में आ जाता कि बस करो नीरज शेरावत का इसमें कुछ ना कुछ बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे पहले पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है रवि अपने इलाके में कितनी देर था। लेकिन हाँ, अगर मोबाइल नंबर मौके पर उसका 4 और मार्च की रात जो होता है या 8 मार्च तक जो होता है अपने एरिया में दिखा रहा होता है तो आखिर अपने घर क्यों नहीं गया। पुलिस की शंकाएं और बढ़ जाती हैं कि अगर एरिया में था तो इसकी जानकारी जो होता है सबसे पहले दीपक और सीमा को तो लगना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लगता तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर दे देते। अब पुलिस का शंका सीधा का सीधा जाकर सीमा पर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है जनकपुरी और साथ में इनके लिए इलाके में जितने भी CCTV कैमरे लगे होते हैं पुलिस की जो टीम होती है 5, 6, 7 और 8 मार्च साल 2024 की उसी समय फ़ोटोज़ निकालती है। और जब निकालती है तो पता चलता है कि 5 और 6 मार्च की रात को लगभग वही 8 से 9 के आसपास के बीच जो होता है इधर एक कार में जाकर रवि बैठता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ना जाने कब वह कार आंख से ओझल हो जाता है। पुलिस की शंकाएं सीधा का सीधा अब बढ़ जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब देखना चाहती थी कि आखिर जो होता है रवि का मोबाइल नंबर अब उस समय कहां कहां ट्रेवल कर रहा होता है। तभी पुलिस की जो टीम होती है मोबाइल नंबर के जरिए अब जांच पड़ताल करती है। पता चलता है कि मोबाइल नंबर के जरिए जो लोकेशन होता है यूपी के ही मेरठ और गाज़ियाबाद के हाईवे पर ट्रेवल है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जाती है सबसे पहले अब मेरठ और गाज़ियाबाद के हाईवे पहुंचती है और वहां पर टोल प्लाजा की मदद से वहां CCTV जो कैमरे लगे होते हैं पुलिस की टीम उनका फ़ोटोज ले लेती है। तभी उसी में से एक फुटेज में पुलिस के सामने चौंकाने वाली पूरी तरह से रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है कि इंडिगो कार होता है, उसी कार में नीरज और रवि और साथ में नीरज की अपनी भाभी होती है सीमा उर्फ रिंकू दिखाई दे जाते हैं। और पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि बस करो 4 और मार्च साल 2024 की रात जो होता है इधर रवि के लिए आखिरी रात बन गई। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए घटना से मात्र 2.5 महीने बाद जो होता है अब जाती है सीधा का सीधा सीमा दूसरी तरफ नीरज शेरावत को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही नीरज और इधर सीमा से थाने में पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने 1-2 बार इधर उधर की बात कर देते हैं, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं। सबूत की वजह से पुलिस के सामने सीमा और साथ में नीरज शेरावत और टूट जाते हैं। लेकिन इधर जो होता रवि ये हत्या के बारे में पूरी तरह से जुल्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई खोलते इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में दिल्ली का जाना माना एक शहर पड़ता है नजफगढ़ और ठीक है उसी का ही एक ढिंचाऊ रोड पड़ता है और ठीक उसी में ही एक शिव इनकलेब जाना माना कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी का ही रहने वाला दीपक होता है जिसकी उम्र लगभग अब इधर 33 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है सीमा और फिर रिंकू जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होता है।
घर परिवार काफ़ी खुशीमय होता है, क्योंकि सीमा का अपना मूल निवास जो था उत्तर प्रदेश में होता है और दीपक का ही अपना जो मूल निवास पैतृक गांव होता है उत्तर प्रदेश में ही होता है। लेकिन अपनी परिवार की मजबूरी को देखकर इधर दीपक अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी सीमा को लेता है, उसी सीन के लिए आकर अपना आराम से रहना शुरू कर देता है। लेकिन 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन इधर जो होता सीमा को जो गोद होता है हमेशा हमेशा के लिए सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सीमा अपने पति को लेकर काफ़ी झगड़े तगड़ा करना शुरू कर देती है। वह भी समझ जाते कि बस करो, हमारे पति के अंदर कुछ ना कुछ खरोट मरोट पड़े हुए हैं। अब यही करोड़ मरोड़ सोचकर सीमा भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से अब तैयारी कर बैठती है। लेकिन एक दिन घटना से मात्र कुछ साल पहले सीमा जो होती है मौके पर अब मंडी जाती है, और जैसे मंडी पहुँचती है तो उसी वक्त एक व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन वह व्यक्ति जो होता है टक इधर सीमा के ऊपर नज़र गड़ाए हुए पड़ा रहता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है सीमा के इलाके का रहने वाला तो वह कोई और नहीं होता है बल्कि नीरज रावत ही होता है। देखने में काफ़ी अट्टा कट्टा भी होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 24 साल के आसपास होता है, जो मौके पर वहीं रहकर वह भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का छोटा मोटा काम किया करता था। ठीक ठाक पैसे आने की वजह से जो था उसका परिवार बड़ा खुशीमय तरीके से चला करता था। लेकिन इसी बीच जैसे ही धीरे से जाकर सीमा की नज़र अब नीरज के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद दोनों वहीं एक दूसरे से पहचान बना लेते हैं। फिर वहीं तो हाथ तो तब पार हो जाता है जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे के मोबाइल नंबर तक शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद सीमा और साथ में नीरज शेरावत का दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करना स्वाभाविक बन जाता है और रात बिरात बात करना अब शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच घटना से मात्र जब कुछ साल पहले जो होता है शाम का टाइम होता है तो मौके पर सीमा को याद आता है कि अपनी ज़रूरत भी है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई मौका तलाशना पड़ेगा। लेकिन तभी जो होता है सीमा खुद नीरज के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती, करने लग जाती है कि अब हमें वह मौका भी निकालना पड़ेगा जिस मौके की तलाश हमेशा के लिए हम पड़े हुए हैं। नीरज भी समझ जाता है, और जब समझ जाता है तो सोचने लग जाता है क्यों ना हम तुम्हारे कमरे पाएँ। लेकिन जैसे ही सीमा यह बात सुनती करने लग जाती है, कमरे पर हमारा एक अपना दीवर होता है रवि, हमेशा के लिए दिन भर यही चारपाई पकड़कर सोया पड़ा रहता है। उसके निगरानी में आ जाएंगे तो समझ लो हमारा खतरे का घंटी बज जाएगा। यह बात सुनकर नीरज उसी समय दूसरी तरफ सकपका जाता, सोचने लग जाता है इसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तभी उसको ध्यान आता है कि आखिर हमारा एक अपना दोस्त है नीरज दहिया, जो अपने इलाके का रहने वाला है। इधर नीरज शेरावत का ही नीरज दहिया इतना करीबी दोस्त होता है कि दोनों एक दूसरे के घर आना जाना और साथ में बाज़ार आना जाना स्वाभाविक होता है। तभी नीरज शेरावत जो होता है उसी वक्त सीमा से 2 मिनट का मौका मांगकर अब इधर नीरज दहिया के पास कॉल कर देता है, कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास अगर कमरा खाली हो तो एक बार हमें कुछ वक्त के लिए दे दो। और दूसरी तरफ नीरज दहिया जैसे ही सूचना पाता है तो उसी वक्त हंसी खुशी जो होता है इनवाइट कर देता है। और दूसरी तरफ है अब नीरज शेरावत जो होता है सीमा को कॉल करके जानकारी देता है, और नीरज की बात सुनकर सीमा खुशीमय हो जाती, सौ श्रृंगार कर बाहर वेट करती है। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है उनके लिए अपनी बाइक लेकर नीरज शेरावत पहुंच जाता और बाइक पे लेता है। लेने के बाद नीरज दहिया के कमरे पर जाता है, और नीरज दहिया जो होता है उसी वक्त चाबी का गुच्छा अब नीरज शेरावत के हाथ में पकड़ा देता है। फिर दोनों कमरे में जाते हैं, अपना वहीं घंटों एक दूसरे के साथ बेरहम तरीके से अनैतिक संबंध से रिश्ते को अंजाम देते हैं। अब जो होता है सीमा दहिया और साथ में नीरज शेरावत जो होता है दोनों एक दूसरे में इस तरह बच जाते हैं कि पूरी तरह से सीमा अब नीरज शेरावत के प्यार में पागल हो जाती है, और उसके चाहतों को पूरा करने के लिए अब इधर खुद सीमा बेधड़क जो होते हैं अपने घर में आए हुए अपने पति के पैसे को बेधड़क लुटाना इधर नीरज दहिया के ऊपर शुरू कर देती है। और नीरज दहिया जो होता है उस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया करता था, और समय इस तरह बीतने लग जाता है। और जब समय बीतने लग जाता तो इसी बीच जो होता है खुद सीमा का अपना जो देवर होता है रवि को भी पूरी तरह से यकीन हो जाता कि बस करो हमारी भाभी का अपने इलाके का रहने वाला नीरज शेरावत के साथ काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध चल रहे हैं। और इसकी जानकारी अगर भाई को हो गई तो समझ लो काफ़ी घरों में मुसीबत आ जाएगी, जिसकी वजह से खुद रवि जो होता अपनी भाभी से जाता इस बारे में जिक्र करता है। लेकिन उसी वक्त सीमा सावधान हो जाती, वह समझ जाती कि बस करो हमारे देवर की जो नज़र है पूरी तरह से हमारे ऊपर पड़ चुकी है, हमें सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन इधर सीमा को समझ में आ जाता है जब तक घर में देवर रहेंगे तब तक अपने घर में ठिकाना नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है रवि पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है, वह भी समझ जाता है कि आखिर जो रिश्ते होते हैं इस रिश्ते में ना कोई अपना देखता है ना कोई पराया देखता है, जिसकी वजह से रवि जो होता है उसी वक्त फैसला लेता है और अपने हिस्से का लगभग 80 लाख का प्लाट अब बेच देता है।
बेचने के बाद जो होता है इसकी जानकारी अब जैसे दीपक को लगता है तो दीपक जो होता है उसी समय अपने भाई के सामने जाता है और उससे कुछ पैसे की मांग करता है। और जब मांग करता है, मांग करने के बाद जो होता है अपने भाई का मुंह देखकर रवि लगभग 1 लाख रुपया अब पकड़ा देता है। और जब पकड़ा देता, सीमा जो होती बेधड़क उस पैसे का उपयोग अपने प्रेमी अब नीरज शेरावत के ऊपर करना शुरू कर देती है। कभी मॉल, कभी पार्क, कभी होटल में आना जाना शुरू कर देती है। बेधड़क जो होता है अपने रिश्ते को अंजाम और शौक के जरिए अब इधर सीमा और साथ में नीरज शेरावत पूरा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सीमा के पास जैसे ही पैसे कम करने शुरू हो जाते हैं तो सीमा जो होती फिर दोबारा जाकर अपने देवर रवि से पैसे की मांग करती है। लेकिन रवि तो समझता था कि घर में सीमा और साथ में नीरज का क्या चल रहा, जिसकी वजह से उसके ही सामने कई बार उसकी दबी जुबान से वह बात कह चुका होता है। तो सीमा समझ जाती है। लेकिन जब 1 लाख रुपए दोबारा मांग की करती है तो उसी वक्त जो होता है रवि इनकार कर जाता, कहने लग जाता पहले पुराने पैसे वापस कर दो, फिर दोबारा पैसे लेने की हिम्मत जुटाना। सीमा समझ जाती है कि अब हमारे देवर से हमारे घर में बनना स्वाभाविक नहीं बन पा रहा है। तभी एक दिन जैसे ही होटल में मुलाकात इधर नीरज और सीमा का होता है तो सीमा जो होती है सीधा का सीधा नीरज के सामने कहने लग जाती है कि आखिर कब तक हमारा होटल में मिलना जुलना जारी रहेगा, चोरी छुपे चलता रहेगा, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि घर में हमारा इकलौता देवर रवि का हरदम ठिकाना बना हुआ चारपाई पर एकदम सोया साया रहता है और घर में हमारा मिलना भी मुश्किल हो रहा और घर में पति होने के नाते हमारी दोनों की ज़िंदगी भारी बीत रही। हम चाहते हैं कि अपने पति को ना सही तो अपने देवर रवि को कैसे ना तैसे चलकर ठिकाने लगाया जाए। ठिकाने लगाने के बाद कैसे ना तैसे कर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन नीरज शेरावत जब यह बात सुनता उसी समय सीमा की बात को सुनकर समझ जाता, क्योंकि सीमा के प्यार में इस तरह पागल हो जाता है और दूसरी तरफ सीमा भी नीरज शेरावत के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है। दोनों वहीं खतरनाक फैसला बना लेती है और फैसले के तहत बुरे काम को अंजाम देने के लिए लग जाती है। लेकिन नीरज शेरावत का जो होता है धीरे धीरे इधर रवि से अब दोस्ती का जरिया और रास्ता बनाना शुरू हो जाता है और घर आना जाने लग जाए, इसकी वजह से और रवि नीरज की दोस्ती हो जाती है। होने की वजह से रवि अब नीरज के ऊपर पूरी तरह से विश्वास जताने लग जाता है। और जब पूरी तरह से नीरज को यकीन हो जाता कि अब रवि हमारे पूरी तरह से जाल में फंसने वाला है तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता अपने प्रेमिका अब सीमा उर्फ रिंकू को दे देता और सीमा और रिंकू समझ जाते कि आखिर अब हम प्लान को कैसे अंजाम देना है। और तभी 4 और 5 मार्च का साल 2024 का रात का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर खुद नीरज शेरावत मौके पर अपना इन लोगों को कार लेकर सीमा के ही घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब घर में घुसता तो वहीं रवि से मुलाकात होता। रवि से वही कहने लग जाता कि हम सीमा और सब पूरा परिवार जो होते जा रहे हैं हरिद्वार, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो, क्योंकि वहाँ तुम साथ रहोगे, बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से हम लोग सर सपाटा कर पाएंगे। लेकिन रवि जो होता है नीरज की मीठी मीठी बातों में इस तरह आ जाता है, उसकी बात मान लेता है और इनको कार जो होता है उसी कार में खुद इधर रवि अब नीरज और सीमा के साथ जाकर बैठ जाता है। लेकिन अपनी मीठी मीठी बातों में रास्ते भर बात करते करते मेरठ और गाज़ियाबाद के हाईवे पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब चढ़ते रात का वही लगभग अब इधर 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो नीरज जो होता अपने जेब में रखे हुए रिवॉल्वर निकालता है और रास्ते में एक के बाद एक गोली जो होता है इधर रवि के ऊपर चला देता है। थोड़ी देर बाद वहीं बेरहम तरीके से रवि की मौत हो जाता है। फिर सीमा इशारा मारती, इशारा मारने के बाद हरिद्वार ले जाते, गंगा नहर में ले जाकर तौर तरीके से रवि के बॉडी को डंप कर देते। फिर नहा धोकर दोनों घर वापस चले आते हैं। आने के बाद जो होता है ज्योति अपने भाई के बारे में जानकारी लेने के लिए दीपक के पास जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद तरह तरह की बातों में इधर खुद जो होता है अब सीमा और दीपक घुमा देते हैं। लेकिन दीपक को भनक तक ना होती है, क्योंकि सीमा इतनी मीठी मीठी बातों में अपनी पति को उलझा लेती, जिसकी वजह से दीपक अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर विश्वास भी करता था। उसको यकीन होता था कि हमारी जो पत्नी है पूरी तरह से सच कर रही है। लेकिन पीठ पीछे जो होता है इधर सीमा और नीरज बेधड़क तरीके से मोबाइल पर ही खुद इधर रवि का लेकर सीमा के मैसेज किया करते थे, ताकि लोगों को लगे इधर रवि का सीमा के मोबाइल नंबर पर चैट द्वारा बात हो रहा है। पुलिस यकीन हो जाता है, लेकिन इस पर फंस तब जाती है जब बार बार ज्योति पुलिस थाने की चक्कर लगाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सीमा और साथ में नीरज दहिया के द्वारा आता है, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त दोनों को अपने साथ लेती है और लेकर गंगा नहर पहुँच जाती है। पुलिस की टीम अपने गोताखोरों की मदद से गंगा नहर में रवि के बॉडी को तौर तरीके से तलाशी करती है। लेकिन 2.5 महीने का वक्त बीतने के बाद कहाँ नसीब होने वाला होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, थाने में हो सकता अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हो। उसी वक्त पुलिस एक अपने हिसाब से
प्लान बनाती है और प्लान के तहत अपने जितने भी वहाँ नज़दीकी थाने होते हैं, पुलिस की टीम वहाँ जाकर थाने में पूछताछ करती है। और तभी सरदाना पुलिस थाने के थाने अधिकारी से पता चलता है कि हाँ, घटना से मात्र लगभग 2.5 महीने पहले जो होता है यहीं पास झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी बरामद हुआ था। लेकिन डेड बॉडी जो होता हमने पहचान न होने की वजह से ले जाकर तौर तरीके से दाह संस्कार भी कर दिया है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब इधर हरिदास नगर के जो सच्चो साहब होते हैं मौके पर बलराम सिंह के सामने वही कपड़ा और इधर जाकर सीधा का सीधा सीमा के सामने दिखलाती है। सीमा तुरंत पहचानने से पूरी तरह से अस्वीकार कर लेती है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम को भरोसा हो जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है नीरज शेरावत और सीमा को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें गुलजार सिंह हैदराबाद तेलंगाना शहर के, अनिरुद्ध वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, ऑलिवर मार्चो जो उत्तर कर्नाटक के रहने वाले हैं, और मई एमडी चौधरी पानीपत के रहने वाले हैं, और नसरुद्दीन पाठू हरीमपुर यूपी के रहने वाले हैं, और रणवीर सैनी बनिया खेरा जीनस शहर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार उन नामों और नए वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।